Hello, good morning, everyone. Uh, Welcome to this live session on cataloging AACR2, Part 1. Uh, इस लॉकडाउन के पीरियड में आप लोगों का घर पे रहकर सुरक्षित रूप से रहने के बाद मैं आज की क्लास इस लाइव सेशन वीडियो के माध्यम से आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को अ, एक गूगल क्लासरूम पे भी ज्वाइन करने को कहा है। आप में से कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया है और उनको मैंने एक असाइनमेंट दिया था जिसमें से सिर्फ 15 स्टूडेंट ही ने अपना जवाब दिया है, असाइनमेंट को टर्न इन किया है यानी कि सबमिट किया है। तो अगर आप सीरियसली अपनी स्टडी को करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइब्रेरी में आपके लाइब्रेरी साइंस के जितने भी आपके पेपर्स हैं BLIS के अंदर, उसमें से ये जो BLIE 227 ये प्रैक्टिस पेपर है। तो प्रैक्टिस आपको घर पे बहुत ज़्यादा करनी होगी और मैं गूगल क्लासरूम के माध्यम से आपको मैं अपने क्लास असाइनमेंट रेगुलरली बेसिस पे देता रहूँगा, लेकिन अगर आप लोग उसको सीरियसली करेंगे तो आप ज़्यादा सीख पाएंगे। खैर, आज मैं कैटलॉगिंग के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ और लाइब्रेरी कैटलॉगिंग की थ्योरी के बारे में मैं आपसे क्लास ले चुका हूँ। आज मैं इसके कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर चर्चा करूँगा। AACR2R आपके सिलेबस में ये है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकेंड एडिशन का ये रिवीजन है जो आपके सिलेबस में है। अब इसमें मैं स्टार्टिंग करता हूँ थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल एंड इंट्रोडक्शन के रूप में। आपको पता है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और लाइब्रेरी कैटलॉगिंग का आपस में बहुत बड़ा एक इनका सामंजस्य करना होता है। लाइब्रेरी में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन बुक्स को ऑर्गेनाइज अरेंज करने के लिए लाइब्रेरी में और इजी रिट्रीवल के लिए लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की जाती है, वहीं लाइब्रेरी में कैटलॉगिंग भी की जाती है कि जो कुछ भी लाइब्रेरी में उपलब्ध है, जो भी अवेलेबल है और जो क्लासिफाइड करके लाइब्रेरी में डिफरेंट सेल्फ्स के अंदर अरेंज्ड है, उसको आप उस टोटल कलेक्शन को आप रिट्रीव कर सकें, इसके लिए एक यूजर इंटरफेस के रूप में आपको कैटलॉगिंग की जाती है। और कैटलॉगिंग इज लिस्टिंग ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, और उसमें कुछ ना कुछ अलग अलग प्रकार की लाइब्रेरी में अलग अलग कैटलॉगिंग कोड्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो हर लाइब्रेरी अलग अलग लाइब्रेरीज के अलग अलग कोड्स इस्तेमाल करती हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो बहुत ही ज़्यादा यूज में आने वाली जो कैटलॉगिंग कोड है वो है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। ठीक है, तो इसमें जो हम इसकी चर्चा करेंगे तो ये आपको आप पाएंगे कि ये सबसे पहले 1908 में एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद ये रिवाइज्ड करी गई और रिवाइज्ड करके 1949 में ये ALA कैटलॉगिंग रूल्स के नाम से इसे जाना जा रहा जाने इसे लोग जानने लगे। और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में एक बार 1961 के अंदर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर। उसके बाद ये आप 1967 में इसी कोड्स को एक नए कोड के रूप में ये ले आए, जिसको इन्होंने रखा एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। ये 1967 में पहली बार ये इन्होंने रिवाइज किया आफ्टर द कैटलॉगिंग रूल्स, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टैंडर्ड कैटलॉगिंग प्रैक्टिस की बात की जाने लगी। क्योंकि अगर अलग अलग लाइब्रेरीज इसको अलग अलग तरीके से इसको कोई स्टैंडर्डाइज तरीका नहीं रखेंगे तो
वो अलग अलग लाइब्रेरीज में कैटलॉगिंग की जो एंट्रीज है वो अलग अलग प्रकार से होगी, वो डिफरेंट प्रकार से होगी। तो इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए वर्ल्ड वाइड एक ऐसे कोर्स की स्थापना की गई और उसमें 1967 में ये हुआ। और इसके बाद में द सेम इज रिवाइज्ड इन 1978, सेकेंड एडिशन आया उसका AACR 2 के नाम से। और अगेन उस सेकेंड एडिशन का 1988 में उसका रिवीजन किया गया, जो कि जाना जाने लगा AACR2R 1988 का। और आफ्टर दैट इन 2002 दैट सेकेंड एडिशन इज आल्सो रिवाइज्ड। तो आपको AACR2R 1988 और AACR2R 2002 और उसके बाद में जो ये जो आज की डेट में आपके पास है वो यही है AACR2R। और उसके बाद में इसका पब्लिकेशन सीज कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद इसका पब्लिकेशन नहीं हुआ, लेकिन पब्लिकेशन के बाद आपको एक रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस के नाम से RDA, जो आज भी अभी पूरी तरीके से उसको मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कंप्लीट है, ठीक है, उसके ऊपर काम किया जाने लगा, क्योंकि अब एक्सेस कैटलॉगिंग मैनुअल तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से ही नहीं होती है, अब कंप्यूटराइज तरीके से भी हम लोग लाइब्रेरीज के अंदर कैटलॉगिंग करते हैं। तो उसमें जो मेन स्ट्रक्चर था वो AACR का है, ठीक है। और उसके ऊपर हम चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, बट आपके सिलेबस में AACR2R है, उसके ऊपर मैं अभी इसको कंटिन्यूशन में करता हूँ। जो लाइब्रेरी के कैटलॉग्स हैं, आपने डिफरेंट लाइब्रेरीज में जो गए होंगे तो आपने देखा होगा कि लाइब्रेरी के अंदर एक वुडन कैबिनेट के रूप में कुछ लाइब्रेरी के कैटलॉग कार्ड फॉर्मेट के अंदर उसमें फाइल किए गए होते हैं। और वो अल्फाबेटिकल, या तो आप ऑथर वाइज उसको सर्च करते हैं या आप उसको टाइटल वाइज सर्च करते हैं, ठीक है। तो वो आप देखेंगे कि लाइब्रेरीज में वो अल्फाबेटिकल रूप में, चाहे वो ऑथर के अल्फाबेट के रूप में हो, चाहे वो सब्जेक्ट के अल्फाबेट के रूप में हो, चाहे वो डिक्शनरी कैटलॉग के रूप में हो, तो आपने लाइब्रेरीज में जो बड़ी लाइब्रेरीज हैं, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में अगर आप गए होंगे तो वहाँ भी आपने देखा होगा कि कैटलॉग कैबिनेट्स आपको नजर आएंगे और उसके अंदर कार्ड फॉर्मेट में वो एंट्री की गई होती है हर बुक की। हर बुक के अंदर जो उसका टाइटल पेज होता है वहां से उसकी बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन ली जाती है और उसको हम कहते हैं कि वो उसका डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस होते हैं बुक्स के अंदर, जैसे उसका टाइटल, उसको लिखने वाला कौन है, ऑथर, उसका कोई अगर एडिशन स्टेटमेंट है कि वो अगर सेकंड एडिशन की, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन, तो वो, और उसके बाद वो पब्लिश कहाँ हुई है, पब्लिश जो पब्लिशिंग डिस्क्रिप्शन के रूप में आना चाहिए। तो पब्लिशिंग में उसका जितने भी पब्लिशर हैं उसका प्लेस कि वो कहाँ से है, और उसका नेम ऑफ द पब्लिशर, और वो किस ईयर में छपी है। इन सब की आपको जानकारी बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन के रूप में कैटलॉगिंग कार्ड के अंदर देनी होती है। इनके अलावा कई बार आपकी जो बुक्स होती हैं उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया क्या है, मीन्स कि उसके अंदर कितने पेजेस हैं, क्या बुक का साइज है, ठीक है, उसकी कोई सीरीज है, ठीक है, यदि कोई सीरीज स्टेटमेंट है तो वो भी उसमें होती है, या बुक के बारे में जब हम कोई ऐसे डिस्क्रिप्शन देते हैं जो नोट एरिया के अंदर वो दिया जाता है, और उस बुक का स्टैंडर्ड नंबर, जिसे हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर के रूप में जानते हैं। स्टैंडर्ड नंबर देने के बाद में उसमें एक ट्रेसिंग सेक्शन भी होता है। तो ये कुछ बुक्स की डिस्क्रिप्शंस होती हैं जिसको हमें कैटलॉग के कार्ड के अंदर, कैटलॉगिंग जब हम करते हैं तो उस कार्ड फॉर्मेट के अंदर हमें एंट्री करनी होती है। नाउ जस्ट थिंक कि लाइब्रेरी टू लाइब्रेरी यदि उसको अलग अलग रूप में डिस्क्रिप्शन को लिखने लगेगी तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। इसीलिए हम एक स्टैंडर्ड कोड की के हिसाब से लाइब्रेरी कैटलॉगिंग एंट्री करती है। तो जब हम बुक्स की जो वो बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शंस हैं
उसकी बात करते हैं तो जो भी कैटलॉगिंग के रूल्स हैं उसके अंदर 3 प्रकार के डिस्क्रिप्शन को करने की जरूरत मानी गई है। नंबर 1, इसको हम कह सकते हैं लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन में 3 प्रकार के, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल। फर्स्ट लेवल का मतलब है कि वो स्मॉल लाइब्रेरीज के अंदर, यानी कि बुक्स के अंदर की मिनिमम इंफॉर्मेशन हम उसमें डाल के हम लाइब्रेरी का काम चला सकते हैं। जैसे आप अगर स्कूल लाइब्रेरी में गए हो तो हो सकता है स्कूल लाइब्रेरी में आपको स्मॉल लाइब्रेरी के रूप में है, या आप अपनी प्राइवेट लाइब्रेरी शुरू करते हैं, छोटी लाइब्रेरी है, तो उसमें बुक की सारी डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो मिनिमल उसकी जो बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है उसको आप लिखकर आप काम चला सकते हैं। उसके बाद में सेकंड लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन की बात आती है। सेकंड लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन आमतौर पे मीडियम साइज लाइब्रेरी और लार्ज साइज लाइब्रेरी के अंदर इस्तेमाल करी जाती है। मीडियम साइज लाइब्रेरी का मतलब यहाँ है कि जितनी भी आपकी जो बड़ी लाइब्रेरीज हो गई हैं, या स्कूल लाइब्रेरी में भी आपकी हायर सेकेंडरी लेवल की लाइब्रेरी हैं और वो थोड़ा सा लार्ज स्केल में काम कर रही हैं, या कॉलेज लाइब्रेरीज हैं, या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज हैं अगर हम एकेडमिक लाइब्रेरी की बात करते हैं, या किसी इंस्टीट्यूशनल लाइब्रेरीज हैं, तो मिडल और लार्ज लाइब्रेरी जो हैं वो सेकेंड लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन को यूज में लाते हैं। सेकेंड लेवल ऑफ का एक स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन, यानी जहां आप फर्स्ट लेवल में केवल मिनिमम रिक्वायरमेंट अपनी जरूरत के हिसाब से लेंगे, वहीं सेकेंड लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन की अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो आपको एक स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत है। और एक थर्ड लेवल आता है, आमतौर पे वो बहुत रेयर होता है। ठीक है, थर्ड लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि ऐसी लाइब्रेरीज जो कि लार्ज लाइब्रेरी भी हैं और साथ ही साथ वो स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी है, स्पेशल लाइब्रेरी है, जहां वो अपने यूजर को जितनी भी ऑल बेस्ट पॉसिबल एलिमेंट्स हो सकते हैं डिस्क्रिप्शन के, उन सबको लेने की वो लेकर एंट्री करते हैं। तो थर्ड लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन की हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। आमतौर पे मिडिल लेवल और लास्ट लेवल की लाइब्रेरीज के लिए आप के चर्चा करेंगे और उन्हीं के डिस्क्रिप्शन के ऊपर हम चलते हैं। मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर की। अगर मैं AACR 2R के स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो वहाँ पर जितने भी रूल्स हैं उनके जो डिस्क्रिप्शन हैं उनको 8 भागों में डिवाइड किया हुआ है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हर बुक का एक यूनिक टाइटल होता है और उस टाइटल के साथ साथ जो टाइटल जिसने लिखा है उसको किसने लिखा है, मीन्स उसके अंदर जो भी थॉट कंटेंट्स हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए उसको कहा गया है स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें ऑथर्स आएंगे, इसमें एडिटर्स आएंगे, इसमें कोलैबोरेटर्स, आपके जितने भी कोलैबोरेटर्स हैं वो आएंगे। ठीक है, चाहे कॉर्पोरेट बॉडी, कई बार गवर्नमेंट एजेंसीज या इंस्टीट्यूशंस या एसोसिएशंस, ठीक है, ये सब बुक को या किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कोई कमीशन है, कोई कमेटी है, ठीक है, आपके ये सब चीज़ें आपकी कॉर्पोरेट बॉडी के रूप में आप इनको करते हैं। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस करती है तो वो सब स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप इसकी को डिवाइड को चूज करके बुक में से उसको आप लिखते हैं। नंबर 2 पे आता है, अगर कोई टाइटल कोई डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ है और उसको लिखने वाले कोई ना कोई हैं, चाहे ऑथर, एडिटर या एजेंसीज, तो यदि उसका कोई रिवीजन या रिवाइज्ड एडिशन आया है या सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, तो उसको हम एडिशन स्टेटमेंट कहते हैं, यानी कि नंबर 2 पे एडिशन स्टेटमेंट आती है। इसी हायरार्की के अनुसार ही आपकी स्टैंडर्डाइजेशन भी पड़ेगी। और इसके बाद में आता है मटेरियल और द टाइप ऑफ पब्लिकेशन की स्पेसिफिक डिटेल। जनरली इसको हम जनरल मटेरियल डिस्क्रिप्शन के रूप में भी लेते हैं। कई जगह ये ऑप्शनल पार्ट में मानी जाती है, यानी कि अगर वो प्रिंट है, टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन, या वो मैप है जिसका उसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया। ठीक है, आपके नॉन बुक मटेरियल्स के अंदर काफ़ी वो आते हैं। ठीक है, तो इसके स्टैंडर्डाइज टर्म्स हैं जो कि
ब्रिटिश लेवल पे और यूएस लेवल पे, अमेरिकन लेवल पे इस अलग अलग उनके टर्मिनोलॉजी है। वो आपकी बुक में लिस्ट में दिया हुआ है, आप उसको देख के देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ये ऑप्शनल भी होती है, इसको हम स्टैंडर्ड जो डिस्क्रिप्शंस हैं उसमें इसको नहीं लिखते हैं। जो प्रिंटेड मोनोग्राफ्स हैं खासतौर से, यानी जो प्रिंटेड बुक्स हैं, उनमें इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके बाद आती है पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टेटमेंट है। पब्लिकेशन मीन्स कि आपको पता चल रहा है कि जिसने भी उसको पब्लिश किया है, उसमें 3 चीज़ आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 उसका आपका जो प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, उसके बाद नेम ऑफ द पब्लिशर एंड नेम के बाद में उसका ईयर ऑफ द पब्लिकेशन। ठीक है, कई बार पब्लिकेशन ईयर नहीं दिया होता, लेकिन कॉपीराइट ईयर दिया होता है। उसमें आप देखेंगे कई बार एट द रेट की तरह उसमें सी करके लिखा होता है और उसके आगे ईयर ऑफ द पब्लिकेशन लिखा होता है। तो वो ईयर ऑफ पब्लिकेशन के रूप में नहीं होता, ईयर ऑफ कॉपीराइट के रूप में लिखा होता है। ठीक है, तब उस केस में हम जब भी जहां भी ईयर लिखते हैं उसमें सी लगा देते हैं, इनिशियल एक इनिशियल सी लगा के फिर हम उसको लिखते हैं। इसके बाद आता है फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया। फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया का मेन मतलब है यहाँ पे कि आप लाइब्रेरी के अंदर जितने भी उसके अंदर आप जब बुक को खोलेंगे लाइब्रेरी के अंदर, या अपनी कोई पर्सनल बुक को भी खोलेंगे, तब आप पाएंगे कि उसमें शुरू में कुछ प्रिलिमिनरी पेजेस में जो पेजिनेशन होता है वो डिफरेंट तरीके से होता है, यानी वो रोमनाइजेशन के रूप में होता है। और उसके बाद कंटिन्यूएशन में पेजेस होते हैं अरेबिक वर्ड्स के अंदर। तो और एक बुक का साइज। तो जब भी आप बुक्स को आप फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया में ये दिया जाता है, या बुक वो मल्टी वॉल्यूम में है, तो अगर वो मल्टीपल वॉल्यूम के अंदर है तो कितने वॉल्यूम में उसकी संख्या दी जाती है। यहाँ पे प्रिलिमिनरी पेजेस जो दिए गए हैं उनकी संख्या दी जाती है, और टोटल कितने नंबर पेजेस हैं उसकी संख्या दी जाती है। उसके अलावा यदि बुक्स के अंदर कुछ इलस्ट्रेटेड, कुछ एग्जाम्पल्स, अपेंडिक्स एक्सेट्रा, इस तरीके की कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह या कुछ और इलस्ट्रेशन दे रखी है, तो उनका भी इलस्ट्रेशन का अगर जिक्र है तो वो दिया जाता है। इलस्ट्रेशन के बाद में आप उसके अंदर जो ये भी दे सकते हैं, सीरीज स्टेटमेंट वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, तो कि आपकी अगर वो बुक किसी सीरीज की है तो सीरीज की स्टेटमेंट दे, सीरीज का नाम, और सीरीज के नाम के साथ यदि उसकी सीरीज का कोई नंबर है, या वो सीरीज लिखने वाला कोई फिक्स अलग अलग सीरीज के लिखने वाले कोई दूसरे उनके ऑथर कोलैबोरेटर अगर कोई हैं, तो वो सब डिटेल्स हम यहाँ पे देते हैं। ठीक है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन के बाद सीरीज के बाद में नोट एरिया आता है। नोट एरिया में अगर कुछ भी ऊपर के डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट के अलावा कोई ऐसी चीज बच गई है जो हम चाहते हैं कि कैटलॉग कोड में एंट्री हो और यूजर उसको पहचान सके कि यस ये उनके काम की चीज है, तो हम उसको देते हैं। और उसके बाद में एक स्टैंडर्ड बुक नंबर उसका होता है, उसको हम देते हैं। स्टैंडर्ड नंबर एंड टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी, ये इसका 8वां पार्ट है। यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ जो AACR2R का जो स्ट्रक्चर है, यानी ये आप जो डिफरेंट लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शंस हैं उनमें ये जो 8 पार्ट हैं इसके, इनको आप बुक की बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को पहचान कर एंट्रीज करनेंगे, वही उसको ही आपको समझना है, वही आपको करना है। ठीक है, तो इसके बाद में आपको समझना होगा लाइब्रेरी के अंदर कि आप कैटलॉगिंग जब करते हैं तो कैटलॉगिंग के लिए एक कार्ड फॉर्मेट होता है। उस कार्ड फॉर्मेट का जो साइज है वो आप अपनी बुक के अंदर, क्योंकि लाइब्रेरीज में आजकल जहाँ पे कार्ड कैटलॉगिंग अभी हो रही होगी तो वहाँ तो आपको वो कार्ड मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आप अपनी उस कार्ड फॉर्मेट कैसा होता है, उसका साइज क्या होता है, वो मैं बता रहा हूँ। आमतौर पे आप अपनी बुक के अंदर 12.5 आप उसको 12.5 उसकी लेंथ रखें, और नीचे आप उसकी जो वर्टिकल लाइन है वो 7.5 सेंटीमीटर कर दें। ठीक है,
स्केल से नाप के भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट बना सकते हैं, यानी कि आप एक रेक्टेंगल बना लें किस टाइप का, जिसकी लेंथ आपकी कितनी होगी 12.5 सेंटीमीटर, और इसकी जो आपकी ब्रेथ होगी वो कितनी होगी 7.5 सेंटीमीटर, या 5 इंचेज इंटू 3 इंचेज, यानी 5 इंचेस उसकी लेंथ हो गई और उसकी ब्रेथ कितनी हो गई नीचे की तरफ, आपकी हाइट जो उसकी 3 इंचेज। ये स्टैंडर्ड साइज है कार्ड कैटलॉग का। आपको अपने बुक के अपनी कॉपी के अंदर एक पेज के ऊपर उसके ये ब्लॉक को एक फॉर्मेट बना लें। जब आप आउटर उसको बना लें उसके बाद में उसमें सबसे नीचे की तरफ से एक मिडिल, मतलब मिडिल बॉटम मिडिल के अंदर एक होल कर लें, एक होल उसको आप उसमें दिखा लें, और उस होल के बाद आप उसको जो उसका अपर पार्ट है ऊपर की लगभग इमेज अपने अंदाजे से ऊपर की 3 लाइनें, 3 लाइन मतलब 3 लाइन का स्पेस लेके आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट से लेकर राइट तक पूरी उसको करते हैं। उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो आमतौर पे जो आपका कार्ड होता है उस कार्ड के ऊपर रेड कलर के अंदर एक लाइन होती है जिसको आमतौर पे जो हम हेडिंग लाइन इसको बोलते हैं, यहाँ से आप इस्तेमाल इस लाइन से आप लिखते हैं जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन आएगा। और लेफ्ट साइड से आप थोड़ा सा, आपकी बुक में भी इसका फॉर्मेट दिया होगा, बस उसको समझने की जरूरत है कि आपको लगभग 5 to 7 के स्पेस को छोड़कर आप एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंडेंशन लाइन। और फर्स्ट इंडेंशन लाइन के बाद में 2 या 3 स्पेस के बाद में आप एक सेकेंड इंडेंशन लाइन को खींचेंगे, यानी कि आपके इस कार्ड के फॉर्मेट में सबसे नीचे बॉटम में एक होल, एक आपको छोटा सा गोल सा सर्कल करना है जो इस बात का होता है कि जब आप कार्ड कैबिनेट में उस कार्ड को एंट्री करने के बाद फाइल करेंगे तो वो एक रॉड होती है, उस रॉड को डालने का एक वो लॉक करने का तरीका होता है ताकि वो स्ट्रेट वे आपको रहे और लोग उसको निकाले ना, और वो उसको आराम से उसकी इजी एक्सेसिबिलिटी रहे और वो उसकी मेंटेनेंस के काम आता है, और ताकि वो टाइट करने की कोई उसको निकाल के ना ले जाए। तो वर्टिकल लाइन आपकी 2 होंगी। उस वर्टिकल लाइन के बाद में एक थर्ड इमेजिनरी वर्टिकल लाइन होती है जिसको हम थर्ड इंडेंशन लाइन बोलते हैं, जो कि दर्शाई नहीं जाती लेकिन आपको मान के चलना होता है कि यस उसका है, उस भी कुछ फंक्शन है जो आपको आगे जब आप कैटलॉगिंग की एंट्री करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। यानी कि कार्ड फॉर्मेट आपका कैसा होगा, कार्ड का साइज होगा 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर या 5 इंचेस इंटू 3 इंचेस। इस साइज का जब आप कार्ड फॉर्मेट रखेंगे जिस पर आप एंट्री करेंगे तो उस पर क्या एंट्री करेंगे। एंट्रीज की जब हम बात करते हैं कि जो अभी हमने कहा कि बुक की जो डिस्क्रिप्शन है, हमें बुक के अंदर जो हमारे डिस्क्रिप्शन हमारे जो एलिमेंट्स हैं जब उनको हम टाइटल चुनेंगे या हम चूज करेंगे या उसका ऑथर चूज करेंगे तो उनके बाद में आप कैसे एंट्री करेंगे। जब एंट्री की बारी आती है तो हमारे पास 2 प्रकार की एंट्री हैं। नंबर 1 मेन एंट्री और नंबर 2 एडेड एंट्री। मेन एंट्री में आपकी जनरली आपके जितना भी कंप्लीट कैटलॉग रिकॉर्ड होता है, यानी कि अगर आपने फर्स्ट लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन लिखा है तो फर्स्ट लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन के भी जो मिनिमम जो डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट आपको लेने हैं वो वहां पे देने हैं। माना कि टू कंप्लीट कैटलॉग रिकॉर्ड ऑफ एन आइटम, यानी एक बुक का कंप्लीट कैटलॉग रिकॉर्ड आप उसमें देते हैं ताकि उस मेन एंट्री से हमें पता लगता है कि यस इसमें इतने इतने एलिमेंट्स हैं। तो जो भी आप उसमें एंट्री करेंगे वो आपको मेन एंट्री में ये ध्यान रखना होगा। और मेन एंट्री में एडेड एंट्री की सूचना भी दी होती है जिसको हम ट्रेसिंग सेक्शन के अंदर देते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी बताए थे आपको कि 8 टाइप ऑफ AACRT के स्ट्रक्चर है और डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट होते हैं, देर आर 8 काइंड के हैं। उसके वो सब देने के बाद में आपको ट्रेसिंग सेक्शन में एडेड एंट्री की सूचना देनी होती है। इसमें
जो ट्रेसिंग सेक्शन में आप सब्जेक्ट की एडिड एंट्री करेंगे, प्लस में यदि जो अगर आपने जो मेन एंट्री ऑथर से करी है और उसके ऑथर एक से ज़्यादा हैं तो वो जॉइंट ऑथर कहलाएंगे या शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाएंगे, तो उनकी भी आपको एडेड एंट्री करनी है जिसका ट्रेसिंग सेक्शन में दिया जाता है। और अगर बुक का आपने मेन एंट्री स्टार्ट करी है ऑथर से तो उसका टाइटल भी एडेड एंट्री में बनता है। तो एडेड एंट्री जो होती है वो मेन एंट्री के सपोर्ट जो चीज़ें आपकी रह जाती हैं और वो इसकी एडिशनल एंट्री कोई आप यूजर उसको खोजना चाहे तो उसको वो खोजे, उससे सर्च करना चाहे तो वो एवरी पॉसिबल और स्टैंडर्डाइज जो डिस्क्रिप्टिव आपके एलिमेंट्स हैं उसकी सूचना आप से एडेड एंट्री में देते हैं। अब अगर मैं कैटलॉग की बात करता हूँ, कैटलॉगिंग एंट्री की बात करता हूँ, तो हर आइटम का यहाँ मतलब होता है कि एक बुक या कोई एक डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट में आपने क्या करना है कि उसमें कौन कौन से आपकी इंफॉर्मेशन ली जाती है। जो इंफॉर्मेशन की डिटेल्स है वो क्या होगी, आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि कार्ड फॉर्मेट जो आपने अभी किया उसमें हॉरिजेंटल लाइन जो होती है आपकी, जो रेड कलर में होती है, उसको हम मेन जो तो वहां से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट इंडेंशन लाइन, ठीक है, तो जब आप उस लाइन पे हेडिंग, उसको हम हेडिंग लाइन भी बोलते हैं, तो हमारे क्या होंगे, एक तो इसमें हेडिंग होती है कार्ड फॉर्मेट में, एक डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट्स होंगे। डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से थे, जो मैंने 8 प्रकार के बताए थे, कौन कौन से बताए थे उसमें, टाइटल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, एडिशन एरिया, पब्लिकेशन डिटेल्स, ठीक है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया, ठीक है, और इस प्रकार से आगे सीरीज स्टेटमेंट, नोट एरिया, स्टैंडर्ड बुक एटसेट्रा, स्टैंडर्ड बुक नंबर एटसेट्रा। तो डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद में आपको कार्ड एंट्री करते वक्त एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, पंक्चुएशन मार्क्स। हर जो आपकी हेडिंग्स हैं, जो आपके एलिमेंट्स हैं, डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट्स हैं जिसकी आप एंट्री कर रहे हैं, एक के बाद जब आप दूसरी करते हैं तो उसको सेपरेशन करने के लिए हम कुछ पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करते हैं। और वो पंक्चुएशन मार्क्स यूनिक्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, आप उनको ही यूज करेंगे, दैट कैन नॉट बी डिविएटेड। उसको आप ये नहीं कि अपनी मर्जी से, कहीं कॉमा का जिक्र किया गया है तो आप सेमीकोलन का यूज करेंगे, कहीं कॉलन का यूज दिया गया है तो आप अपनी मर्जी से वहां कॉमा लगा देंगे, ऐसा नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो क्या क्या हैं और उनका जो यूज है वो यूज भी आपको थोड़ा सा बहुत ही सावधानी से करना होगा। इसके अलावा एक कॉल नंबर का भी इसमें जिक्र आता है। कॉल नंबर हम उसमें लिखते हैं। कॉल नंबर मीन्स जिस बुक्स आपने क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जो आपने किया है दैट इज ए क्लास नंबर, दैट इज सब्जेक्ट का जो आप क्लास नंबर देते हैं। कॉल नंबर बेसिकली बुक को कॉल करने के लिए, मीन्स कि बुक को रिट्रीव करने के लिए एक कॉल नंबर पूरा होता है जिसमें उसके 3 पार्ट होते हैं। कॉल नंबर के 3 पार्ट जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, एक उसका क्लास नंबर, यानी कि जो आपने जिस भी क्लासिफिकेशन स्कीम का यूज करके उसका एक क्लास नंबर निकाला, ठीक है, सब्जेक्ट को क्लासिफाइड किया जो आपने, तो उसका क्लास नंबर हुआ। क्लास नंबर के बाद एक उसमें बुक नंबर होता है। बुक नंबर के भी अलग अलग रूल्स हैं। AACR2R में जो भी आपका ऑथर है, ऑथर के जो फर्स्ट इनिशियल लेटर्स हैं उनको हम यूज करते हैं बुक नंबर के रूप में, उसको सेग्रीगेट करने के लिए। अलग क्लासिफिकेशन स्कीम्स में, दूसरी क्लासिफिकेशन स्कीम में दूसरे हिसाब से बुक नंबर की को यूज किया गया है। और एक होता है उसमें तीसरा कलेक्शन नंबर। कलेक्शन नंबर का मतलब ये होता है कि आमतौर पे हर लाइब्रेरी में बुक को सेल्विंग करने के अलग अलग तरीके होते हैं, यानी उन्होंने एक कलेक्शन सेट बनाए होते हैं अलग अलग। कलेक्शन सेट का मतलब है कि आपने बुक को क्लासिफाइड कर लिया, बुक नंबर कर दिया, वो बुक तो हो गई। सपोज एक बुक की 4 कॉपी है और आपने अपनी यूजर के कन्वीनियंस के लिए आपने अपनी लाइब्रेरी के टोटल कलेक्शन को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि टेक्स्ट बुक कलेक्शन अलग किया हुआ है, रेफरेंस कलेक्शन अलग किया हुआ है, जनरल कलेक्शन अलग किया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से लाइब्रेरी में डिफरेंट कलेक्शन सेट्स होते हैं, ठीक है। तो
हर कॉल नंबर में ये पता चल जाता है कि अगर ये बुक पाई जाएगी तो वो कौन से कलेक्शन सेट में रखी गई है, ठीक है। तो उसके बाद क्योंकि क्लास नंबर और बुक नंबर सेम हो सकते हैं लेकिन कलेक्शन सेट आपके अलग हो सकते हैं। तो लाइब्रेरी में जो कॉल नंबर है, कॉल नंबर में 3 पार्ट होते हैं, क्लास नंबर, बुक नंबर। ज़्यादातर आपको अभी यहाँ पे कैटलॉगिंग करते वक्त आपको इन्हीं 2 नंबर्स का कॉल नंबर के 2 ही भागों का आपको यूज़ में आएगा कि क्लास नंबर एंड बुक नंबर। तो क्लास नंबर एंड बुक नंबर आपके उस फॉर्मेट में जो टॉप में जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन और फर्स्ट वर्टिकल लाइन क्या था उसका जो लेफ्ट साइड में टॉप लेफ्ट कॉर्नर है उस वहां पे कॉल नंबर लिखा जाता है, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे एक छोटा सा ब्लॉक सा बन गया है। उस ब्लॉक में ऊपर की लाइन छोड़ देते हैं, एक 3 लाइन मैंने कहा था कि जो ये ऊपर का हिस्सा है उसमें 3 लाइनों का स्पेस होता है। तो जो आपकी मेन हेडिंग लाइन है यानी कि जो आपने एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल लाइन जो की है वहां पे आपका उस हॉरिजेंटल लाइन से लगते हुए लेफ्ट में आप बुक नंबर लिखेंगे और बुक नंबर के ठीक ऊपर क्लास नंबर लिखेंगे और एक स्पेस छोड़ देंगे जो कि कलेक्शन सेट के लिए होता है। तो आप ऊपर से एक लाइन छोड़ के दूसरी में क्लास नंबर, तीसरी में बुक नंबर लिखेंगे, ठीक है। और कॉल नंबर के बाद में जो एक इसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो क्या है, ट्रेसिंग सेक्शन। जो मैंने कहा किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ट्रेसिंग सेक्शन हम क्यों देते हैं कि ट्रेसिंग सेक्शन देने के बाद हम ये पाते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी एडेड एंट्री है यानी कि एक यूजर एक बुक को या एक बुक को कितनी अलग अलग एलिमेंट्स के जो डिस्क्रिप्टिव है डिस्क्रिप्शन से उससे ढूंढ सकता है। यानी अगर एक बुक 3 ऑथर की है, 3 ऑथर ने लिखी है, तो कोई यूजर आपके पास एक ऑथर का नाम लेके आया और उसने उससे बुक को सर्च करना चाहा तो मेन एंट्री में यदि उसकी आपकी एक ऊपर के कार्ड में केवल एक ऑथर की एंट्री है, लेकिन शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो दूसरे आपके ऑथर बचे रह गए हैं उनके लिए हम ट्रेसिंग सेक्शन में एडिड एंट्री बनाते हैं। और वो एडिड एंट्री का प्रयोग अगर वहां पे आपने ट्रेसिंग सेक्शन में लिखा होगा सेकंड ऑथर एंड थर्ड ऑथर का, तो उनके लिए आपको मेन कार्ड के अलावा एडिड एंट्री कार्ड भी होंगे। यानी कि आपको वहां से पता चलेगा कि यस ये ऑथर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आप सर्च कर सकते हैं। तो ट्रेसिंग सेक्शन में आपको ये देना पड़ेगा। तो यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ कि कितने प्रकार के आपके आइटम्स की जो एंट्री होनी है आपके कार्ड के अंदर वो कौन कौन सी होनी है ना। अब एक एक करके मैं जो टाइटल्स है जैसे कि फर्स्ट आपका क्या था, टाइटल एंड क्या कहते हैं जो डिफरेंट एरिया और जो डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट है उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लें। नंबर 1 टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया जो आपका सबसे ऊपर आता है। टाइटल का मतलब समझते हैं कि हर बुक का एक टाइटल प्रॉपर होगा, ठीक है। और टाइटल एंट्री जब भी की जाती है वो आमतौर पे सेकंड इंटेंशन लाइन से की जाएगी। देखो हेडिंग में आप क्या करते हैं, जो ऑथर है उसका 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 फर्स्ट इंटेंशन लाइन से आप लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड इंटेंशन लाइन से टाइटल को स्टार्ट किया जाता है। तो टाइटल प्रॉपर जो भी है जैसा भी बुक में दिया गया है आप उसको उसी रूप में आप लिखते हैं, आप अपनी मर्जी से उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। टाइटल प्रॉपर जब भी लिखा जाएगा वो सेकंड इंटेंशन लाइन से लिखा जाएगा। और अगर वो टाइटल बड़ा है यानी कि वो आपके टोटल जो आपका एरिया है उसमें नहीं आ पा रहा है तो नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो नेक्स्ट की लाइन जो कंटिन्यूएशन लाइन होगी वो कहाँ से होगी, वो फर्स्ट इंटेंशन लाइन से होगी। इसका विशेष ख्याल रखना होगा आपको, ठीक है। तो फर्स्ट इंटेंशन लाइन से होगी। अब एक बात का और ध्यान रखिए, टाइटल प्रॉपर के साथ साथ कई बार अल्टरनेटिव टाइटल भी होते हैं और पैरेलल टाइटल भी होते हैं, ठीक है। अदर टाइटल भी होते हैं यानी कि सब टाइटल भी होते हैं जिसको अदर टाइटल के नाम से हम जानते हैं। तो टाइटल प्रॉपर, एक तो टाइटल प्रॉपर हुआ। टाइटल प्रॉपर के साथ साथ यदि कोई अल्टरनेटिव टाइटल है, अल्टरनेटिव टाइटल का यहाँ पर मतलब है कि आपके पास यदि कोई उसका किसी और नाम से लिखी गई थी पहले और बाद में किसी और नाम से लिखी गई है, यानी कई बार हम उसको अलग अलग नामों से, तो अल्टरनेटिव टाइटल अगर कोई है तो उसको हम कॉमा
देके उसके बाद कंटिन्यूएशन में लिखते हैं। ठीक है, जैसे बस ये ध्यान रखना कि जब भी आप अल्टरनेटिव टाइटल लिख रहे हैं और उसमें दिया गया है कि ये इसका इस नाम से पहले छप रही थी, अब इस नाम से छप रही है, ठीक है, तो आप कॉमा देके उसका वो अल्टरनेटिव टाइटल भी लिखेंगे। तो ये ध्यान रखना, ये हमेशा क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट इसका टाइटल प्रॉपर होगा, फिर उसका अल्टरनेटिव टाइटल होगा विद कॉमा देके, और कॉमा देने के बाद में यदि उसमें कोई पैरेलल टाइटल है, पैरेलल टाइटल का यहाँ मतलब है कि अगर बुक ट्रांसलेटेड वर्जन है तो ओरिजिनल टाइटल कुछ और है, लेकिन ट्रांसलेटेड टाइटल कुछ और हो जाता है, और वो जो ट्रांसलेटेड टाइटल है वो ओरिजिनल का ही है, तो वो उसके पैरेलल टाइटल के रूप में आएगा। तो पैरेलल टाइटल को इक्वल सिंबल के बाद आप उसको यूज करेंगे, और यूज करने के बाद यदि कई बार आपने देखा होगा कि टाइटल लिखने के बाद उसमें नीचे सब टाइटल भी दिया गया होता है, जो उस मेन टाइटल को फर्दर एक्सप्लेन करता है। ठीक है, लेकिन उसकी टाइपोग्राफी थोड़ी कम होगी, अगर वो आपका वो थोड़ा सा फॉन्ट अगर बड़ा लिखा है तो नीचे वाला टाइटल थोड़ा सा छोटा भी मतलब कम फॉन्ट में मारा, तो आप इजीली उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपका सब टाइटल है। तो सब टाइटल को जो भी आपने यूज किया, ठीक है, उस सब टाइटल को आप कॉलन के बाद लिखेंगे। ठीक है, तो यानी जब भी आप टाइटल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया के अंदर जब हम टाइटल की बात करेंगे तो टाइटल कितने प्रकार के मैंने बताया आपको, प्रॉपर टाइटल, प्रॉपर टाइटल के साथ यदि कोई अल्टरनेटिव टाइटल दिया गया है वो अल्टरनेटिव टाइटल को कॉमा से देना है, और अल्टरनेटिव टाइटल के बाद ये ध्यान रखना जब भी आप लिख रहे हो तो जो उसका फर्स्ट वर्ड होगा अल्टरनेटिव टाइटल का वो कैपिटल लेटर में होगा, जो आइडेंटिफाई करेगा कि ये इसका अल्टरनेटिव टाइटल है, और कॉमा के बाद आप लिख रहे हो तो वो आपको उसमें दिया होगा। रेयर केस में होता है, हमेशा नहीं होता, आपके एग्जाम में इसका नहीं आएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि जब आप टाइटल की बात कर रहे हैं तो टाइटल में एक अल्टरनेटिव टाइटल भी एक उसका टाइप होता है, और उसके बाद में अल्टरनेटिव टाइटल के बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि कोई उसका पैरेलल टाइटल भी है। पैरेलल टाइटल आमतौर पे ट्रांसलेटेड टाइटल होते हैं जनरली। तो पैरेलल टाइटल के लिए आपको क्या यूज करना है, सिंबल, पहले इक्वल टू का जो सिंबल होता है, यानी कि बराबर जिसे आप कहते हैं मैथमेटिक्स में जब आप कोई भी चीज करते हैं इक्वल टू, वो सिंबल लगाने के बाद में आप पैरेलल टाइटल को लिख सकते हैं। और यदि आपका सब टाइटल भी उसमें दिया गया है टाइटल के साथ में तो उसको हमेशा कॉलन से यूज करेंगे। तो ये ध्यान रखें आपके, ये जैसे मैंने कहा था कि पंक्चुएशन मार्क्स का बहुत प्रयोग करना होता है इसमें, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इफ टाइटल प्रॉपर के साथ साथ आपका सब टाइटल भी दिया गया है तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है, कॉलन का, जो सबसे ज्यादा यूज होगा आपका। अगर लाइब्रेरी में आप जाएंगे और वहां आप देखेंगे कि अल्टरनेटिव टाइटल भी दिया गया है तो आप कॉमा का प्रयोग करेंगे, और कॉमा के साथ में फर्स्ट वर्ड को आप क्या बनाएंगे, कैपिटल में लिखेंगे। और यदि कोई पैरेलल टाइटल दिया गया है, पैरेलल टाइटल का मतलब यहाँ है कि यदि आप उसका ट्रांसलेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि वो आपको वो इक्वल टू सिंबल के साथ देना होगा। तो अभी मैंने जो आपको बताया ये, और उसके बाद में आपको एडिशन स्टेटमेंट देनी होती है। टाइटल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, चलो अभी टाइटल के बाद में, क्योंकि इस की लिमिट वीडियो की इतनी ही होती है, तो मैं आपको अभी मैंने टाइटल प्रॉपर आपको बताया, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, और एडिशन के लिए मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ओके, थैंक यू आपका ये सुनने के लिए, एंड आई थिंक ये आपको काफ़ी यूजफुल होगा। धन्यवाद। विजय गौतम, और आपके BLIS के और लाइब्रेरी स्टाफ के और जो बिगनर्स हैं हमारे CLIS के जो स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए उपयोगी है। धन्यवाद, थैंक यू।